हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंडाणु का विकास होता है शिशुआवस्था में, किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में या बाल्यावस्था में। ठीक है, अंडाणु मतलब ओवम, जो हमारा ओवम होता है उसका फॉर्मेशन किस अवस्था में होता है, कौन सी ऐसी स्टेज होती है जिसमें आपका क्या ओवम का फॉर्मेशन होता है। क्या वो शैशवावस्था है, क्या वो किशोरावस्था है, क्या वो वयस्क अवस्था है या बाल्यावस्था है। ठीक है, तो जो ओवम का फॉर्मेशन होता है, जो उसके निर्माण की प्रक्रिया होती है, वह निर्माण की प्रक्रिया आपकी वयस्क अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? वयस्क अवस्था में होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात अगर हम वयस्क अवस्था की बात करते हैं, तो यह जो होती है बाल्यावस्था और किशोरावस्था, जो हमारी बाल्यावस्था होती है और किशोरावस्था दोनों के बीच की अवस्था होती है। जैसे मतलब बाल्यावस्था हमारी समाप्ति की ओर और किशोरावस्था जो है वो स्टार्टिंग की ओर होती है। उस अवस्था को हम वयस्क अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, और क्या है, इसमें लगभग जो जितने प्रकार के सभी विकास क्या हो जाते हैं, आपके प्रारंभ होने लगते हैं। बाल्यावस्था की अंतिम स्टेज तक आप लोग जानते ही हैं कि बाल्यावस्था के अंतिम स्टेज तक विकास जो है वो क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो चाहे संवेगात्मक हो, सभी प्रकार का विकास आपका क्या उसमें प्रारंभ होने लगता है। किशोरावस्था तक जाते, किशोरावस्था की लास्ट स्टेज तक जाते जाते, जिसे हम उत्तर किशोरावस्था के नाम से जानते हैं, तो उत्तर किशोरावस्था तक यह जो विकास है वो क्या है, अपने चरम अवस्था पर पहुंच जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी शैशवावस्था। शैशवावस्था को हम समायोजन की अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें शिशु को क्या है, ज्यादा से ज्यादा समायोजन करना पड़ता है, चाहे वो नए वातावरण, क्योंकि वो क्या है, एक नए वातावरण में आता है। जब वो नए वातावरण में आता है तो उसे अनेक प्रकार की वस्तुओं से, अनेक प्रकार के क्रियाकलापों से उसको क्या करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। बात अगर किशोरावस्था की जाए, तो किशोरावस्था है, इससे संघर्ष, तनाव, तूफान, इसकी अवस्था के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और जो है यह क्या है आपका, इसमें जो परिवर्तन होते हैं, जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, वो काफी तीव्र गति से हो जाते हैं। ठीक है, चाहे वो फिजिकली परिवर्तन हो या चाहे इंटरनल परिवर्तन हो या फिजिकल परिवर्तन हो, जो है सारे परिवर्तन क्या होते हैं, इसमें तीव्र गति से होते हैं। और बाल्यावस्था भी हमको इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था, दूसरी आपकी उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था जो होती है, यह भी आपकी होती है बाल्यावस्था के प्रकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो बाल्यावस्था में आप देखते हैं कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या है, संग्रह की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। और क्या है, खेल की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होती है, इसकी पाई जाती है। इसी को हम गैंग एज के नाम से जानते हैं। इसमें बालक क्या करते हैं, समूह बनाना सीखते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रेयान को किस कमीशन के प्रमाणन के बाद बाजार में बेचने का अधिकार प्राप्त हुआ था? कौन सा ऐसा, जैसे रेयान क्या है, रेयान एक क्या है, ऐसा रेशा है जिसमें 50% आपका सेलुलोज होता है और 50% आपका क्या है, केमिकल होता है। इसका निर्माण जब हम इसका फॉर्मेशन करते हैं तो 50% हम केमिकल से और 50% क्या होता है, इसमें सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। तो रेयान के द्वारा किस प्रमाणन के द्वारा जो है रेयान को बाजार में बेचने का जो अधिकार प्राप्त हुआ, इस प्रमाणन के बाद जो है रेयान को हम क्या कर सकते हैं, बाजार में आसानी से बेच सकते हैं। ठीक है, वह ए ऑप्शन आपका कोठारी आयोग है, बी ऑप्शन आपका फेडरल ट्रेड कमीशन है, सी ऑप्शन आपका मुदालियर कमीशन है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, फेडरल ट्रेड कमीशन, FTC। जैसे हम FT शॉर्टकट का अगर की बात करते हैं तो इसे हम FTC के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, और जो है कब इन्होंने दिया था, तो 1925 ईस्वी में यह क्या है, रेयान को बाजार में बेचने का जो प्रमाण FTC के द्वारा 1950 ईस्वी में क्या किया गया था, दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो है 1937 ईस्वी में जो FTC ने यह घोषणा की कि जो भी सेलुलोजिक रेशे से बने हुए तंतु होंगे,
जो भी जितने भी आपके एफटीसी के द्वारा ये आपका अनाउंसमेंट किया गया, यह घोषणा की गई कि जो भी सेलुलोजिक रेशे से बने आपके तंतु होंगे या जो भी सेलुलोज से बने रेशे होंगे उन्हें क्या है, रेयान के नाम से क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन तागा का नंबर देने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। बात किसकी कर रहा है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि किसकी बात हो रही है, नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, क्या है, नहीं है। नहीं पूछ रहा है कि कौन से हम तागे को नंबर प्रत्यक्ष रूप से हम उसको नंबर नहीं देते। कॉटन काउंट है, मैट्रिक काउंट है, डेनियर है या टैक्स है। क्या है, डेनियर है या टैक्स है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात अगर हम मैट्रिक काउंट की करते हैं तो मैट्रिक काउंट में इसका जो आंसर होगा वो तागा को नंबर देने की जो प्रत्यक्ष विधि नहीं है वो आपकी क्या है, कॉटन काउंट है। कौन सा है आपका, कॉटन काउंट है। मैट्रिक काउंट की बात अगर हम करते हैं तो मैट्रिक काउंट में क्या की जाती है, लक्ष्यों की जो संख्या है, ठीक है, लक्ष्यों की संख्या को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। ठीक है, लक्ष्य की जो संख्या जब हम क्या करते हैं, रेशियो को बनाते हैं तो उसको लक्ष्यों के फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो वही जो लक्ष्यों की काउंट संख्या होती है उसे हम मैट्रिक के नाम से जानते हैं। डेनियर भी मापन की एक प्रणाली है। अगर एक डेनियर की बात करते हैं तो एक डेनियर बराबर 9,000 मीटर, ऐसे करके हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, गणना करते हैं। सूतों की संख्या के आधार पर हम इनका क्या करते हैं, गणना करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, नायलॉन के रेशे की चमक को कम करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। जब नायलॉन के रेशे, क्योंकि नायलॉन क्या है, आप कृत्रिम फाइबर है, जब कृत्रिम से हम इसको बनाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें जो चमक है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसकी जो चमक है उस चमक को कम करने के लिए निम्न में से हम किसका प्रयोग करते हैं, टिटेनियम डाई ऑक्साइड का, बोरियम सल्फेट का या सभी का, मतलब दोनों का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा कि हम किसका यूज करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, आपका जो है वो टिटेनियम डाई ऑक्साइड का और बोरियम, इन दोनों का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, तो इसमें टिटेनियम डाई ऑक्साइड का यूज करते हैं और बोरियम, इन दोनों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। वैसे तो अगर हम मानते हैं ज्यादा सर्वाधिक रूप से तो टिटेनियम डाई ऑक्साइड का ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, बट नायलॉन के लिए हम क्या करते हैं, इसका इन दोनों में का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कभी कभी आप क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन फॉर्मेशन बन जाता है कि चमक को कम करने के लिए निम्न में से किसका हम प्रयोग करते हैं, तब आप वहां पे आंसर लगाएंगे कि टिटेनियम डाइऑक्साइड का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, नायलॉन के धागे में क्या होती है, अत्यधिक चमक होती है और ऐसी चमक होती है कि जो हमारी आंखों को क्या करे, मतलब चुभने वाली चमक होती है, मतलब हाईलाइटेड एकदम वाली चमक हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें टिटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, बोरियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं और इसके साथ साथ जिंक का भी हम क्या करते हैं, जिंक का भी हम इसमें क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस रेशे के निर्माण में कोलतार, पेट्रोलियम, हेक्सामेथाइलिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहे हैं कि निम्न में से किस रेशे के, कौन से रेशे के फॉर्मेशन में हम कोलतार, पेट्रोलियम, हेक्सामेथाइलिन रसायनों का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन आपका नायलॉन है, बी ऑप्शन आपका ऊन है, सी ऑप्शन आपका रेशम है, डी ऑप्शन आपका रेयान है। तो कौन सा ऐसा रेशा है जिसके निर्माण में हम इसको क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो होते हैं हमारे क्या है, रासायनिक पदार्थ है। कोलतार भी आपका क्या है, पेट्रोलियम भी आपका ऐसा है रासायनिक पदार्थ है। हेक्सामेथाइलिन भी क्या है, आपका रासायनिक पदार्थ है। तो इसका जो हम निर्माण करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं, नायलॉन के निर्माण करने के लिए हम इन सब का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नायलॉन के वस्त्रों को का निर्माण करने के लिए हम इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। नायलॉन को आप जानते हैं कि इसे जादुई फाइबर के नाम से कहते हैं, वॉश एंड वियर क्लॉथ्स के नाम से जानते हैं, धो और पहनो रेशा के नाम से हम इसे क्या करते हैं,
जानते हैं, जादुई फाइबर के नाम से भी हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, इसकी चमक जो होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है कि इसकी जो है, इसके चमक को कम करने के लिए अभी हमने आपको बताया कि टिटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक है, बोरियम सल्फेट, इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ऊन की बात करते हैं तो ऊन जो होता है ये हमारे जानवरों से, जानवर जगत से प्राप्त होने वाला आपका क्या है, रेशा है। ठीक है, जानवर जगत से, भेड़ से, बकरी से, लामा से, ऊंट से, इनसे क्या होता है, खरगोश से, इससे क्या होती है, इसकी प्राप्ति होती है। रेशम, रेशम जो है ये प्रक्रिया सबसे लंबा, मतलब अगर हम किसकी बात करें रेशम में, तो रेशम को हम क्या करते हैं, फिलामेंट में इसका मापन करते हैं। ठीक है, जो ये हमारे प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा अगर कोई होता है तो वो आपका रेशम होता है। रेयान को हम कृत्रिम सिल्क के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, उत्सव अवसर के लिए कांथा कढ़ाई से बनी पलंग की चादर को किस नाम से जाना जाता है। उत्सव अवसर के लिए मतलब कोई विशेष ओकेजन होता है, तो हम स्पेशल ओकेजन पे क्या होता है कि कोई ना कोई हर एक स्टेट का कुछ ट्रेडिशनल आपका कढ़ाई होती है, जो हम क्या करते हैं, किसी उत्सव विशेष पर या किसी समारोह पर या किसी धार्मिक अनुष्ठानों पर हम उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं। तो वही कह रहा है कि उत्सव के स्तर पर कांथा कढ़ाई में पलंग पर बिछाने वाली जो चादर होती है वो किस नाम से जानी जाती है। ए ऑप्शन आपका सुजनी है, बी ऑप्शन आपका सैची है, सी ऑप्शन आपका सुबेर है और डी ऑप्शन आपका सांगली है। ठीक है, तो ये जो होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो ये जो होता है ये हमारा, इसे हम सुजनी के नाम से क्या क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, सुजनी के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बात अगर हम कांथा की करते हैं तो कांथा जो है वो बंगाल की क्या है, एक पारंपरिक कढ़ाई है। ठीक है, वहां के परंपरागत हर एक स्टेट के आपके देखते होंगे, जैसे आप लखनऊ में लखनऊ की चिकनकारी है। ठीक है, तो ऐसे हर स्टेट की क्या है, आपकी आपकी क्या है, आपकी कढ़ाई है। ठीक है, तो ऐसे बंगाल में जो वहाँ की प्रसिद्ध कढ़ाई है वो कांथा के नाम से मुझे क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो और इसका निर्माण क्या होता है, ज्यादातर स्त्रियां, जो बंगाल में रहने वाली जो स्त्रियां हैं वह इस प्रकार के कढ़ाई का यूज ज्यादा करती हैं। ठीक है, और कांथा का जो तात्पर्य है, अगर हम कांथा के अर्थ की बात करें, कांथा मतलब होता क्या है, तो कांथा मतलब पैबंद लगा वस्त्र, पैबंद लगा वस्त्र, कांथा को हम पैबंद लगा वस्त्र के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, सूती वस्त्र से ताजे खून के धब्बे को हटाया जाता है। सूती वस्त्र, जैसे अगर हम लोग कॉटन, गर्मी में कॉटन अक्सर पहन लेते हैं, तो कॉटन पहनने के बाद अगर उसमें कहीं से भी ब्लड के जो धब्बे हो जाते हैं, ब्लड खून के आपके धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसे हम किस पदार्थ से क्या करते हैं, हटाते हैं। तन अमोनिया के घोल से हटाएंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से हटाएंगे, तन बोरेक्स विलयन द्वारा हटाएंगे या तन आयोडीन विलयन द्वारा हटाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसे हम क्या करते हैं, तन अमोनिया के घोल से क्या करते हैं, हटाते हैं। किस घोल से उसका हम हटाएंगे, तो तन अमोनिया के घोल से हम इसे क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, और क्या है, मतलब हम क्या करते हैं, ज्यादा लंबे समय तक अगर इन खून के धब्बे जो होते हैं वो क्या होते हैं, पड़े रहते हैं, तो फिर ये छूटना क्या होता है, मुश्किल होता है, ये सहजता से फिर छूटते नहीं है। ठीक है, इसके ये क्या है, सहजता से फिर ये जल्दी छूटते नहीं है। तो सूती वस्त्रों में खून के धब्बे को छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। सूती वस्त्र आप देखते होंगे, हमारे जो कपास है इससे क्या होता है, आपका बनता है, जो हमारा कपास होता है कॉटन का, उसी से आपका क्या होता है, बनता है, उसी के पोर्ट्स होते हैं, उसी से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो सूती वस्त्रों पर हम क्या करते हैं, इसके धब्बे को छुड़ाने के लिए, खून के धब्बे को छुड़ाने के लिए तन अमोनिया के घोल का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
कोशिका झिल्ली में बाहर की ओर निकले हुए उभार को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है, उस कोशिका झिल्ली में आप देखते होंगे तो बाहर की तरफ कुछ उभार निकले होते हैं, उस उभार को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे जीवद्रव्य के नाम से जानते हैं, क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं, माइक्रोविलाई के नाम से जानते हैं, या उसे हम केंद्रक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है आप देखते होंगे उभार निकले होते हैं, ठीक है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम माइक्रोविलाई के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। जो बाहर की ओर उसमें उभार निकले होते हैं तो उसे हम माइक्रोविलाई के नाम से जानते हैं। बात अगर हम कोशिका झिल्ली की करते हैं तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या होती है? एक अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, और इसी के द्वारा विशिष्ट यौगिक और अणु आयनों का दोनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। विशिष्ट यौगिक और जो अणु होते हैं, ठीक है, इसी के द्वारा जो विशिष्ट अणु होते हैं और उसके क्या आयन जो होते हैं, इन दोनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ठीक है, और इस झिल्ली में क्या होता है? जो उभार होता है उसी उभार से, मतलब जो यौगिक होते हैं और अणु, इन दोनों का आदान प्रदान क्या होता है? इसी के माध्यम से होता है। तो इसमें जो उभार निकले होते हैं उसी उभार को हम माइक्रोविलाई के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म तथा बड़ी बुलबुले सदृश संरचनाओं को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य आप देखते होंगे जब हमारा क्या कोशिका बनी तो उसमें कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका कोशिका को जीव द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है, सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, तो ये सब क्या होते हैं? इसमें होते हैं। तो कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म तथा बड़ी बुलबुले सदृश संरचनाओं को हम इसमें से क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहेंगे, गाल्जिकाय कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें जो इसकी संरचनाएं होती है, इसमें क्या इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसे इनमें से कोई नहीं होगा। सेंट्रोसोम में जो बुलबुले सदृश संरचनाएं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम रिक्तिकाओं के नाम से जानते हैं। किस नाम से उन्हें हम जानते हैं? तो रिक्तिकाओं के नाम से उन्हें क्या करते हैं? जानते हैं। इसलिए इसमें से कोई आंसर आपका सही नहीं है, उसे हम रिक्तिका के नाम से क्या करते हैं? जानते है। ठीक है, बात अगर हम रिक्तिका की करते हैं तो रिक्तिका जो है वो क्या होती है? तो कोशिका द्रव्य में आपकी बुलबुले के समान संरचना पाई जाती है। ठीक है, और इसका विभाजन जो है कोशिकाओं और 9 कोशिकाओं में अत्यंत सूक्ष्म संख्या में ये क्या होती है? होती हैं। विभाजन के समय यह जो पुरानी कोशिकाएं हैं और जो 9 कोशिकाएं हैं उसमें यह क्या होती है? अत्यंत सूक्ष्म संख्या में और संपूर्ण कोशिकाओं में क्या होती है? आपकी बिखरी पड़ी होती हैं। तो इनका इसका जो आंसर आपका सही होगा वह क्या होगा? आपका रिक्तिका होगा। इसका आंसर आपका अगर पूछे कि कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म तथा बड़ी बुलबुले सदृश संरचनाएं जो होती हैं उसे हम रिक्तिका के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आंख की रेटिना तथा जीभ की स्वाद कलिकाएं निम्न में से किस ऊतक की बनी होती है? जो हमारी आंख की रेटिना होती है और जो हमारी टेस्ट बर्ड्स होती है, जो जीभ की कलिकाएं होती है जिससे हमें पता चलता है कि यह खट्टा है, यह मीठा है, यह कड़वा है, यह नमकीन है। हमारे टेस्ट बर्ड्स हमारे जीभ में होते हैं ना। जब जिस दिन हम लोग जब जीभ का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें क्लियरिफिकेशन करते हैं कि हमारे जीभ में कौन कौन से टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो स्वाद कलिकाएं आपकी होती हैं। वैसे आंख की रेटिना जो हमारी होती है उसमें कौन से ऊतक की बनी होती है? संवेदी उपकला ऊतक, ग्रंथिल उपकला ऊतक, संयुक्त उपकला ऊतक, या घनाकार उपकला ऊतक की बनी होती हैं। तो किस ऊतक की ये क्या होती है? बनी होती हैं। तो जो हमारी आंख की रेटिना है यह किस ऊतक की बनी होती है? आपकी संवेदी उपकला ऊतक की बनी होती है। और जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होती है, जीभ की स्वाद कलिकाएं जो होती हैं वो क्या है? आपकी संवेदी उपकला ऊतक की बनी होती हैं। ठीक है, बात अगर हम संवेदी उपकला ऊतक की करते हैं तो संवेदी उपकला ऊतक जो होते हैं ये कोशिकाओं के एक स्वतंत्र सिरे पर महीन रोम जैसी क्या होती है? संरचना होती है। जो आपकी ऊतक की कोशिकाएं होती है उसके एक स्वतंत्र सिरे पर, मतलब किसी एक छोर पर, कोई भी छोर हो, ठीक है, जो उसका स्वतंत्र सिरा हो, तो सिरा होता है वहां पर क्या होती है? महीन रोम जैसी क्या होती है? संरचनाएं होती है जो क्या करती है? संवेदनाओं को ग्रहण करती है।
क्या करती हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। हमारी जो संवेदनाएं हैं उसको क्या करती है, ग्रहण करती हैं। और दूसरा सिरा जो होता है उसका किससे जुड़ा होता है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। एक तो हम संवेदना को ग्रहण करेगा, क्योंकि जब संवेदना से को ग्रहण हम करते हैं तो तुरंत वो हमारे मस्तिष्क तक जाता है, और मस्तिष्क तक जाने का मतलब है कि तंत्रिका तंत्र से हमारा वह भाग जुड़ा होना चाहिए। और जब तक हमारे तंत्रिका तंत्र से वह भाग नहीं जुड़ेगा हमको किसी भी प्रकार की संवेदना का एहसास नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, तंत्रिका तंत्र से भी वो क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, आंखें की और जो है आंखें की रेटिना और जीभ की स्वाद कलिकाएं जो है वो इसी ऊतक की क्या होती है, आपकी बनी होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11, नासल सेप्टम और नासा गुहा की पार्श्व दीवार को बनाने में निम्न में से कौन सी अस्थि सहायक होती है। ठीक है, नेसल सेप्टम और नासा गुहा की पार्श्व दीवार जो होती है उसको बनाने में इसमें से अस्थि कौन सा आपका निर्माण करने में उसकी हेल्प करती है। तितली नुमा अस्थि, चौड़ी अस्थि, चलनीदार अस्थि या कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो चलनीदार आपकी अस्थि होती है यह नेसल सेप्टम और नासा गुहा की पार्श्व दीवार को बनाने में क्या करती है, आपकी सहायता प्रदान करती है। बात अगर हम चलनीदार अस्थि की करते हैं तो चलनीदार अस्थि जो होती है वो हमारी संख्या में एक जोड़ी होती है। कितनी होती है, एक होती है। और ये कैसी होती है, ये घनाकार आकृति की होती है। ठीक है, और यह उपस्थित कहाँ होती है, तो जो हमारी खोपड़ी का अग्रभाग होता है उसमें क्या होती है, ये पाई जाती है। कहाँ पर उपस्थित होती है, तो अग्रभाग में यह उपस्थित होती है। यह संख्या में एक होती है। कैसी आकृति होती है, घनाकार इसकी आकृति होती है। और यह उपस्थित कहाँ होती है, तो हमारे खोपड़ी का जो अग्रभाग होता है उसमें यह उपस्थित होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, कुहनी, घुटने, जबड़े की अस्थियां किस जोड़ द्वारा जुड़ी होती हैं। क्या कह रहे हैं कि हमारी जो कुहनी होती है और जो हमारा घुटना होता है और जो हमारा जबड़ा होता है वह किस अस्थि द्वारा क्या होती है, आपकी जुड़ी होती है। कब्जेदार जोड़ या कब्जेदार संधि, भी हम जोड़ या संधि बात बराबर है, तो इसे हम कब्जेदार संधि के नाम से जानते हैं, गेंद गड्ढा संधि के नाम से जानते हैं, या फिसलन वाले जोड़ के नाम से जानते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसे हम किस जोड़ के नाम से जानते हैं, कब्जेदार जोड़ के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। किस नाम से इसे हम जानते हैं, तो इसे हम क्या करते हैं, कब्जेदार जोड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारी अस्थियां होती है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करती हैं। दैट मीन्स एक ही दिशा में ये क्या करती हैं, मूव कर देंगी, एक ही दिशा में घूमेंगी, दूसरी तरफ ये नहीं घूम सकती। आप कोहनी को घुमाइए तो कोहनी हमारी जो है वो वन साइड ही राउंड होगी, वन साइड ही आपकी मूव करेगी, दूसरी साइड आपकी मूव नहीं करेगी। घुटना भी हमारा एक ही साइड मुड़ता है, दूसरी साइड हमारा घुटना नहीं मुड़ता। जबड़ा भी जो हमारा वो क्या है, एक ही साइड होता है, दूसरी साइड हमारा जबड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी जो अस्थियां होती है वो कब्जेदार संधियों से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो क्या है, जो हमारे इस प्रकार के जोड़ होते हैं वो इन प्रकार की जो अस्थियों में जोड़ होते हैं वो आपके कौन से जोड़ होते हैं, आपके कब्जेदार जोड़ होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, ल्यूकोसाइट के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, या प्लेटलेट्स है। ठीक है, बात अगर हम आरबीसी का करें तो आरबीसी जिसे रेड ब्लड कॉर्पल्स के नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसे लाल रक्त कणिकाओं के नाम से जानते हैं। इसका जीवन 120 दिन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, और ये जो इसका निर्माण कहाँ पर हमारा होता है, तो हमारी जो अस्थि मज्जा में होता है। इससे इसका निर्माण हमारी अस्थि मज्जा में ही आपका होता है। ठीक है,
बात अगर हम WBC की करते हैं तो इसे हम व्हाइट ब्लड कार्पल्स के नाम से जानते हैं, और यह जो होता है इसे श्वेत रुधिर कणिका के नाम से हम इसे जानते हैं। यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का काम करता है। किसका काम करता है? प्रतिरक्षी का कार्य करता है आपका कौन? WBC। प्लाज्मा जो है ये प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में आपकी क्या होती है? प्रोटीन पाई जाती है। और प्लेटलेट्स आप जानते होंगे कि जैसे अगर डेंगू वगैरह हो जाता है तो हमारे प्लेटलेट्स क्या होती है? जल्दी जल्दी डाउन होने लगते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ल्यूकोसाइट्स को हम किस नाम से जानते हैं? तो ल्यूकोसाइट्स को हम RBC के नाम से जानते हैं। इसे हम RBC या ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, हृदय की गति को कम करने का कार्य निम्न में से कौन करता है? हमारे जो हृदय की गति है, नॉर्मल पोजीशन में हमारी सबकी गति एक जैसे ही होती है। ठीक है, आप क्या है, आपका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो ये क्या है? नॉर्मल पोजीशन सबकी ऐसी ही होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, कौन सा गति को कम करने का कार्य करता है? ए ऑप्शन आपका वेगस तंत्रिका तंतु करता है, बी ऑप्शन आपका पुर्किंजय के तंतु करते हैं, सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों करते हैं, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हृदय की गति को कम करने का कार्य जो होता है वो वेगस तंत्रिका तंतु करते हैं। कौन आपके करते हैं? वेगस तंत्रिका तंतु जो होते हैं ये क्या करते हैं? हृदय की गति को कम करने का कार्य करते हैं। और जो है वो क्या है? सिंपैथिक तंत्रिकाओं के तंतु, ये तो कम करने का कार्य करते हैं, और बढ़ाने का कार्य कौन करते हैं? तो सिंपैथेटिक तंत्रिकाओं के तंतु जो होते हैं वो हृदय की गति को बढ़ाने का कार्य क्या करते हैं? करते हैं। सिंपैथिक तंत्रिकाओं के तंतु हृदय की गति को बढ़ाते हैं, और वेगस तंत्रिका के तंतु जो होते हैं वो हृदय की गति को कम करते हैं। पुर्किंजय के तंतु ये हमारे हार्ट में ये भी पाए जाते हैं। ठीक है, पुर्किंजय के तंतु जो होते हैं हमारे हृदय में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, बोर्डिटेला पर्टुसिस से होने वाली बीमारी निम्न में से कौन सी है? किसकी बात कर रहा है कि बोर्डिटेला पर्टुसिस से होने वाली बीमारी की बात अगर हम करते हैं तो ए ऑप्शन आपका पोलियो है, बी ऑप्शन आपका शीतला है, सी ऑप्शन आपका काली खांसी है, और डी ऑप्शन आपका छोटी माता है। तो इससे जो होने वाली बीमारी है ये वायरस का नेम है, और इससे जो होने वाली बीमारी है ये आपकी बीमारी क्या है? आपकी काली खांसी है। इससे जो बीमारी आपकी होती है वो कौन सी होती है? आपकी काली खांसी है। ठीक है, तो यह क्या है? बोर्डिला पर्टुसिस नामक जीवाणु से यह होने वाली बीमारी होती है, और यह रोग जो होता है प्रायः किसको होता है? छोटे बच्चों को होता है। किसको होता है? छोटे बच्चों को होता है। इस रोग में क्या होते हैं बच्चे? बहुत कष्टदायक, मतलब अन्य खांसी आती है तो कंटिन्यू आती ही रहती है, लगातार इसमें क्या होती है? खांसी आती ही रहती है, और बच्चों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, पोलियो जो है, पोलियो की आप भारत अगर बात पोलियो की करते हैं तो भारत को पोलियो मुक्त क्या किया कर दिया गया? घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो जॉन साल्क नामक व्यक्ति ने क्या है? पोलियो के टीकाकरण की खोज की थी, और इसका जो हम क्या दो बूंद जिंदगी के लिए हम क्या करते हैं? इसका जो टैग है, टैग लाइन जो है वो 2 बूंद जिंदगी के लिए। ठीक है, आपका ये टैग लाइन इसकी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। Thank you so much for watching this video.